हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान फूड्स के बारे में, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इन द एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स स्पेस। ये कंपनी के मेनली दो डिविजन्स हैं, डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग और शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग। इनका जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है, इट कम्स फ्रॉम द डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली ये करते क्या है कि जैसे नॉर सूप्स हो गया, ब्रिटानिया हो गया, वाडीलाल हो गया, क्वालिटी वॉल्स हो गया, इन कंपनीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड करते हैं। और वहाँ पर ये कंपनीज इनसे एक एग्रीमेंट, लेट्स से कि उन्होंने कहा कि विल गिव यू क्वार्टरली बेसिस पे हम आपको एक पेमेंट देंगे, और उसके बेसिस पर ये कंपनीज को फैसिलिटी ऑन अ रेंट बेसिस पे, आप समझ सकते हो, दे देते हैं, जहाँ से ये कंपनीज अपना प्रोडक्शन करती है। जैसे कि नॉर हो गया, नॉर सूप्स वगैरह, ये सब अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो इस कंपनी में मेजर एक अच्छी चीज़ ये कि इनका जो बॉटम लाइन है वो हमेशा से सिक्योर रहता है। कभी भी इनके बॉटम लाइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि ये काइंड ऑफ रेंट बेसिस पे देते हैं। जैसे कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा वाडीलाल के साथ 3 साल के लिए, तो वाडीलाल अब चाहे उससे 1000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करे, चाहे 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करे, इट डजेंट, हिंदुस्तान फूड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्यों, सिंस उनका एक एग्रीमेंट है जिसके कारण उनके प्रॉपरली रेंट मिले, कंटिन्यू बेसिस पे रेंट मिलेगा। बट स्टिल अगर हम बात करें मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट, तो वहाँ से हिंदुस्तान फूड्स को इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लेट्स से कि अगर जैसे कि मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट में अगर हम देखें इन द एफएमसीजी कंज्यूमर स्पेस, वहाँ पर जो डिमांड है वो लास्ट 1 से 2 साल से उतना अच्छा नहीं है, कंज्यूमर डिमांड बहुत वीक है। तो वीक कंज्यूमर डिमांड के कारण हो क्या रहा है कि जैसे जो नई नई कंपनीज हैं ऑलरेडी, वो एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेंड अगर कंपनी नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान फूड्स के पास भी एक्सपेंशंस नहीं आएंगे, जो ओल्ड उनका था उतना ही रहेगा, तो उससे उनके कंपनी में कुछ ग्रोथ नहीं आएगा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हिंदुस्तान फूड्स का जो मैनेजमेंट है, लेट मी ओपन द पीपीटी जस्ट अ मिनट। सो हम स्क्रीनर पे आज एनालाइज करेंगे हिंदुस्तान फूड्स को, और आपको प्रॉपर समझ भी आएगा कि आखिर कैसे कंपनी को एनालाइज करना है, रिजेक्ट करना है, या फिर हमें अपने रेडार पे रखना है। तो ये मैंने खोला हिंदुस्तान फूड्स ऑन स्क्रीनर। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, फिर मतलब बहुत से वेबसाइट्स है, ट्रेंड लाइन, टिकट ट्रेडिंग पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, कैन यूज़ एनी ऑफ देम। अगर मैं बात करूँ स्क्रीनर पे, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे। लेट मी enlarge this one just a minute। सो हम इनके डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, इस वाले। यहाँ पर हम देखेंगे जो लेटेस्ट पीपीटी होगा, लेट्स से अगस्त 2025 का है, या फिर मई का। लेट्स ओपन द May 1 एंड ऑल्सो विल ऑल्सो ओपन द August 1। तो हम ये दोनों पीपीटीज़ को खोल लेंगे। मई वाले में आई गेस ज़्यादा डिटेल्स हैं। मेक श्योर आई एम कनेक्टेड विद इंटरनेट। नॉट लोडिंग, लोड हो रहा है भाई। तो ये हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए इन्होंने दिया है डेडिकेटेड और शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग के शेयर्स। लास्ट ईयर इनका 78% रेवेन्यू आया था डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग इज मेनली वही कि इन्होंने वाडीलाल या फिर नॉर सूप्स इन सबको कॉन्ट्रैक्ट पे दीजिए कि भाई ये तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तुम ले लो, अब तो मैं जितना जो कुछ प्रोड्यूस करना हो अपने हिसाब से करो, हमको कुछ फ़र्क नहीं, हमको तो बस यार हमारा रेंट बेसिस देते रहना, तो जिससे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बॉटम लाइन सिक्योर रहता है हमेशा। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ बिजनेस, शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग। इन्होंने क्या करा, लास्ट ईयर आइडेंटिफाई करा कि भाई अब कंज्यूमर डिमांड वीकेन है और कंपनीज एक्सपेंशन नहीं कर रही, तो फिर हम भी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना के क्या ही कर लेंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा कि 3 नए सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे, तीन नए सेगमेंट जो उन्होंने आइडेंटिफाई करे वो थे आइसक्रीम्स एंड बेवरेजेस नंबर 1, एंड द नंबर 2 OTC फार्मा डिवीजन, एंड द नंबर 3 इज द शू बिजनेस। इन्होंने यहाँ पर जो डेटा एनालाइज करा, उससे इनको ये पता चला कि अगर ये 3 सेक्टर्स में घुसते तो वहाँ पर अच्छा ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो उन्हें अच्छा पोटेंशियल मिला ग्रोथ का इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इन दिस, तो वो इस सेगमेंट में एंटर हुए। इफ आई टॉक अबाउट देन, तो इनका ये सेगमेंट लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करे। मैं एक बार फाइनेंशियल्स अगर आपको दिखाऊं, तो लेट अस ओपन द फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए सेल्स पे प्लस का अपन ने लगाया, सेल्स ग्रोथ अगर आप ये देखोगे, सेल्स ग्रोथ परसेंटेज मार्च 2024 में 6% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इतना कम ग्रोथ क्यों था, क्योंकि वही है, कंज्यूमर डिमांड वीक था, उसके कारण जो एक्सपेंशन थे वो नहीं हो रहे थे। एक्सपेंशन नहीं होते तो फिर इनके ना प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, ना इनके लेट्स से इनका ना टॉप लाइन में ग्रोथ आ रही थी। अगर आप देखोगे मार्च 2024 में प्रॉफिट्स में जो ग्रोथ था वो
ऑलमोस्ट मतलब 20% के रेंज में ही था, इतना ऐसा फिनोमिनल ग्रोथ नहीं था। वो भी मेनली इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण ही आया था, उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे थे आई गेस। अब फिर आप बात करोगे अगर मार्च 2025 की, तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ अच्छा आया था। मार्च 2025 में मेनली जो ग्रोथ आया था वो 3 सेगमेंट जो इन्होंने नए आइडेंटिफाई करे थे उनके कारण आया। यहाँ पर 30% की इन्होंने ग्रोथ आई लास्ट 4 क्वार्टर्स में। अगर आप देखोगे, ये देखो आप सेल्स में अगर आप क्वार्टरली देखोगे 40%, 30, देन 20, 27, तो अच्छा ग्रोथ आ गया था लास्ट ईयर में। वो मेनली आइसक्रीम्स के कारण आया था, क्योंकि उन्होंने आइसक्रीम, इन्होंने अच्छा डिवीज़न लगा, इनको एक ग्रोथ इंजन लगा, तो इन्होंने आइसक्रीम के प्लांट्स लगाए। जैसे इन्होंने आइसक्रीम का ना डेडिकेटेड में भी काम करा और शेयर्ड में भी काम करा। यहाँ पर आप ये देखो दोनों सेगमेंट्स में करा, आइसक्रीम्स और बेवरेजेस का। वेल इन द शू बिजनेस इन्होंने शेयर्ड में ही करा मेजोरिटी। लेट्स से इनका जो शू बिजनेस, इन्होंने क्या करा कि जो शू बिजनेस था वो पूरा ही शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग में करा। मतलब कि उसमें मेनली ये था कि जैसे कंपनीज हैं, लेट्स से क्लार्क्स हो गया, बाटा हो गया, ये उनके लिए मैन्युफैक्चर करते थे और एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में करते थे। वहाँ से 4 से 5 कंपनीज को जाता था, मल्टीनेशनल कंपनीज थे सारे इनके क्लाइंट्स। अराउंड लास्ट ईयर 11% ऑफ देयर रेवेन्यू केम फ्रॉम द शू बिजनेस। तो जो मेजोरिटी ग्रोथ ड्राइवर थे लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में, वो शू बिजनेस, आइसक्रीम, बेवरेजेस और OTC फार्मा वाला डिवीजन था। लास्ट ईयर तक तो ऑलमोस्ट सब सही चल रहा था। लाइक इनका जो टॉप लाइन में ग्रोथ था वो 30% का ग्रोथ इंजन था। वेल ये देखो आप, टॉप लाइन ग्रोथ 30% था और जो पैट में ग्रोथ था वो भी अच्छा था, 30% का पैट में भी ग्रोथ आया था। इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही कम मिलता है, मैंने जितना ट्रैक करा लास्ट ईयर, तो इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्कुल भी नहीं मिला इफ आई टॉक अबाउट देम। क्योंकि यही था कि इनके जो बॉटम लाइन थे वो ऑलरेडी फिक्स्ड थे, डेडिकेटेड से। शेयर्ड का जो इन्होंने काम शुरू करा था शू बिजनेस वगैरह वाला, वहाँ पर ये हो जब आप कोई इनिशियल काम शुरू करते हो तो कॉस्ट ज़्यादा होती है मेरी। और ये काम तो मशीन वाला भी नहीं है शू वाला, मेनली मैन पावर ड्रिवन काम है। मैन पावर ड्रिवन काम है तो इनके एम्प्लॉय कॉस्ट में अच्छा बूस्ट आ गया था, उसके कारण इन्हें लॉसेस भी बढ़ रहे थे इनके इनिशियल फेसेस में, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलने की बात ही नहीं बनती थी। ये एक सीन था इनका लास्ट ईयर तक। अब अगर ये ग्रोथ इस ईयर में कंटिन्यू रहती कि भाई वो 30% से ग्रो कर रहा होता इस क्वार्टर में, Q1 में भी, प्लस उनको नॉर्मली ग्रोथ कर लेता पैट में 30% की, तो चलता। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स में कुछ अलग सा बदलाव आ गया, बड़े डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आए हैं। मैं पहले से स्टॉक में इन्वेस्टेड था एंड आई इन्वेस्टेड एट द लेवल्स ऑफ आई गेस 549। वहाँ से स्टॉक मूव नहीं कर रहा, सेम रेंज में रहा 2 से 4 महीने में, 2 से 4 तो नहीं, 6 महीने हो गए, 6 महीने से सेम रेंज में स्टॉक। अब इस, और मैं इस स्टॉक में थोड़ा सा बुलिश इसलिए भी था क्योंकि 30% का ग्रोथ इंजन इन द FMCG स्पेस। अगर मैं बात करूं तो इस स्पेस में आपको बहुत सी कम कंपनीज़ हैं जो कि ग्रो कर पा रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान फूड्स हो गया, मनोरमा हो गया, विंटेज कॉफ़ी हो गया और इंटीग्रेटेड, ये 4-5 ही नेम्स हैं मेरे मतलब जितना मुझे पता है 4 ही 5 नेम्स हैं जो ग्रो कर पा रहे हैं, और तो कंपनीज बिल्कुल ग्रो भी नहीं कर रहे हैं इन दिस स्पेस। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पोजीशन बिल्ड करी, लेट्स से 3 से 4% ऑफ माई पोर्टफोलियो। बट फिर मैंने जब यहाँ Q1 के रिजल्ट्स आए, लेट मी ओपन द Q1 PPT, यहाँ पर हमने खोला भी था आई गेस अगस्त 2025। ये देखो आप Q1 के जो रिजल्ट्स हैं, जो रेवेन्यू में तो ग्रोथ था वो 15% का था। लास्ट ईयर क्या था, 30% का ग्रोथ था। 30% की ग्रोथ से 15% की ग्रोथ पे एक इंजन आ रहा है, मतलब सेल्स ग्रोथ डाउन हो रही इनकी। और इसका रीज़न जो इन्होंने बताया कि अभी रेनी सीजन्स आ गए थे, समर डिलेड थे, उसके कारण हमारा जो आइसक्रीम का बिजनेस है उसने इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, जितना हमें एक्सपेक्टेशंस थी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा। यहाँ तक मेरे को समझ आता था कि भाई हो सकता है यार सीजनल बिजनेस है, जैसे AC स्टॉक्स में हुआ, हो सकता है कि इस क्वार्टर के लिए पर्टिकुलरली ग्रोथ चली गई, आगे वाले क्वार्टर्स में सीन हो सकता है अच्छा हो जाए, वापस से 30% की ग्रोथ वापस आ जाए। बट ऐसा नहीं होने वाला है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होने वाला है। अब ये मुझे कैसे पता चला? द ओनली आंसर इज़ द कॉन कॉल्स। आप कॉन कॉल्स पढ़ना शुरू करो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इनके कॉन कॉल्स को मैंने लाइव यूट्यूब पे देखा था, मतलब यूट्यूब पे देखा, इसका ट्रांसक्रिप्ट अभी नहीं आया है। बट अगर आप मे वाला कॉन कॉल देखोगे, जैसे कॉन कॉल्स में आपको पढ़ना बताऊँ तो कैसे देखना है, ये जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है ना, पहले पेज की 2-3 पेज की, ये पूरे पढ़ने। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको Command+F मतलब Ctrl+F करके गाइडेंस पे जरूर सर्च करना एक बार। इनके केस में जो गाइडेंस इन लाइन विद देयर गाइडेंस, तो गाइडेंस वाले जितने भी है ना, ये गाइडेंस पढ़ो आप कि कंपनी गाइडेंस क्या दे रही है, फिर ट्रैक करो कि गाइडेंस में डिलीवर भी कर रही है कि नहीं। तो ये तो एक फ्रेमवर्क है। अब अगर मैं बात करूँ इनके
Q1 के रिजल्ट्स की, तो Q1 में 15% से पैट रेवेन्यू ग्रोथ था, एबिटा ग्रोथ 10% था, पैट ग्रोथ 17% था। अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, बहुत ही मुश्किल होता है ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना, मतलब अभी तक तो नहीं मिला जब से मैंने ट्रैक करना शुरू करा। तो अब इनकी कॉन कॉल में अगर मैं बात करूँ तो कॉन कॉल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन कॉल में उन्होंने कहा कि हमारा जो मेनली रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया वो आइसक्रीम बिजनेस इस बार उतना अच्छा नहीं चला, नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। चलो ये समझ आए। फिर उन्होंने कहा आगे की अगर हम क्लियरिटी दें तो अच्छे से आप एकदम खुले दिमाग से समझना सीखो। इन्होंने कहा कि हमारा जो H1 है, मतलब कि 2 क्वार्टर्स हैं जो ये Q1 और Q2, उसमें शू बिज़नेस अच्छा चल रहा है, उसकी विजिबिलिटी है। बट आने वाला जो H2 है, Q3 और Q4 लास्ट के जो 2 क्वार्टर्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर 25 में, वहाँ पर हमें कुछ विज़न नहीं मिल रहा है अभी, मतलब हम कुछ गाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा क्या विज़न होगा, मतलब उन्हें पता ही नहीं चला, क्लियर विज़न नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इसका रीज़न क्या है? टैरिफ रिलेटेड इश्यूज़। इन्होंने बताया कि टैरिफ से रिलेटेड जो अब जितनी भी कंपनीज़ के लिए बनाते हैं वो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और वो अपनी सोर्सिंग को कभी भी बदल सकते हैं। अगर उन्हें यूएस की कंपनी है, यूएस की कंपनी को अगर इंडिया से इम्पोर्ट करने में ज़्यादा टैरिफ लग रहे हैं तो वो वियतनाम से, लेट्स से चाइना, कहीं और से, इंडोनेशिया से कहीं और से इम्पोर्ट करेगा। तो द थिंग इज़ कि वो अपनी सोर्सिंग को कभी भी बदल सकता है। और यहाँ पर मेजर ग्रोथ ड्राइवर क्या था? लास्ट ईयर भी वरना सेम रेवेन्यू आता, लेकिन नहीं आया सेम रेवेन्यू, क्योंकि इनने शू बिजनेस और आइसक्रीम बिजनेस को ऐड करा था और फार्मा बिजनेस। अब तीनों ही जो इनने इंजन्स ऐड करे थे बिजनेस में, वो तीनों इंजन वीक हो गए इस बार। पहला इंजन तो इनका फेल हो गया क्योंकि रेनी सीजन था, और ये Q2 Q3 में तो प्ले आउट करता नहीं। आइसक्रीम कौन ही खाता, मतलब बहुत कम लोग खाते हैं आइसक्रीम्स, तो उतनी ग्रोथ आनी नहीं है उस बिजनेस से। Q2 और Q3 में मेजोरिटी जो ग्रोथ आती थी वो आती थी शू बिजनेस से। शू बिजनेस का क्या हुआ? शू बिजनेस में उन्होंने कह दिया कि भाई Q2 में तो ठीक है, Q3 का हमें कोई विजिबिलिटी नहीं है, ना Q4 का विजिबिलिटी है। तो वही सीन है कि इनके 3 ग्रोथ ड्राइवर्स थे लास्ट ईयर: आइसक्रीम बिजनेस, बेवरेज, आइसक्रीम्स एंड बेवरेजेस, शू बिजनेस और OTC फार्मा डिवीजन। अब तीनों बिजनेस का जो इस साल का आउटलुक है वो उतना सही नहीं आ रहा है। आइसक्रीम बिजनेस में तो आपने देख लिया कि इनका आउटलुक आइसक्रीम बिजनेस इनका इम्पैक्टेड था इस साल, इसलिए 15% की ग्रोथ है टॉप लाइन में भी और उसमें भी। अब इनका जो शू बिजनेस है उसमें भी आप कॉन कॉल एक बार पढ़ना, जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट आ जाए इनका लेटेस्ट, तो कॉन कॉल में इन्होंने ये चीज़ हाईलाइट करी कि हमारा पहले क्वार्टर का तो ये जो पहला H1 है, Q1 और Q2, इसकी तो हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, विजिबिलिटी है, शू बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है ओवरऑल। लेकिन आने वाला जो H2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 है, दैट इज़ Q3 और Q4, वहाँ पर कि हमें विजिबिलिटी नहीं है कि कैसा क्या इम्पैक्ट आएगा उस में, मतलब क्योंकि टैरिफ वाला सीन मैंने आपको समझाया। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए शूज़ बनाते हैं, जहाँ से कंपनी को सस्ता पड़ेगा वो वहाँ से सोर्स करेगी टैरिफ के कारण। अब इंडिया में अगर टैरिफ ज़्यादा कर दिए तो फिर यूएस की जो कंपनी है वो भाई वियतनाम, चाइना या फिर इंडोनेशिया, जहाँ से उन्हें सस्ता पड़ेगा वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो इनका शू बिजनेस में भी इन्हें विजिबिलिटी नहीं है। आइसक्रीम बिजनेस इनका ऑलरेडी इम्पैक्टेड है ही Q1 में, और आइसक्रीम बिजनेस आने वाले क्वार्टर में चलता है नहीं, केवल वो Q4 में चलेगा, वो बहुत दूर है आने वाली। तो इनकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आप देखना, ट्रांसक्रिप्ट, इन्होंने खुद कहा था कि लुकिंग हेड हमें कोई ऐसा हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर से इम्पैक्टेड हो, बट हम ओवरऑल ईयर अच्छा करेंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि सच इतना इंप्रूवमेंट आएगा। प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज भी इस स्टॉक को आज तक नहीं मिला जब तक मैंने ट्रैक करा जहाँ तक। तो मेरा जो व्यू बन रहा था इस स्टॉक के साथ वह यही था कि भाई इसको, मेरे पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। प्लस पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई टू लो आ गया, 30% का इंजन पहले था, वह 15% आ गया, और आपने साथ में ये ऐड कर दिया ना कि हमें कोई विजिबिलिटी नहीं आने वाले क्वार्टर्स की, शू बिजनेस ऐसा, जो मेन 3 चीज़ें थी आपके पास, वही अगर आपके इंजन फेल हो गए तो फिर आप में इम्पैक्ट क्या रहा? आप तो जैसा पहले कर रहे थे, कंपनी 1 साल पहले थी वैसी कंपनी रही आपकी 1-1.5 साल पहले। तो मुझे इतना ऐसा कुछ ट्रैक्शन नहीं दिखा इस कंपनी में, तो मैंने तो फॉर सिंपल इन्हीं 1-2 रीजन से इस स्टॉक में एग्जिट कर दिया। आने वाले सीन में मैं इस कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करूंगा, क्योंकि मुझे स्पेस बहुत प्यारा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, तो मैं इसे ट्रैक करूंगा। अगर बाई चांस यहाँ पर रिवर्सल होगा कि भाई सीन सही हो रहा है, सॉर्टेड चीज़ें चल रही हैं, अब ये धीरे धीरे इनका ग्रोथ वापस आ रहे हैं, तो मैं फॉर श्योर रीजन यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा। और प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला तो मेरे को मज़ा नहीं आया। अब इंपॉर्टेंस जो आपको चीज़ें यहाँ सीखनी है, 2 चीज़ें: पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। ट्रेंड के केस में आपने देखा था पहले 50% 60% वाला इंजन था, 40 हुआ, 35 हुआ, 30 हुआ, फिर 20 हुआ। क्या हुआ? स्टॉक का प्राइस 8000 से 5000 के लेवल पे आ गया। जिन लोगों ने 8000 पे इन्वेस्ट करा था वो फंसे हैं आज 5000 के लेवल्स पे। वैसे ही सीन अब हिंदुस्तान फूड्स का तो अच्छा हुआ स्टॉक चला नहीं था, वरना इनके साथ भी
जैसे रिजल्ट आए 10-15% गिर जाना था स्टॉक, बट इतना इम्पैक्ट नहीं है। पहले 550 था, 520 से ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं है इतना, तो चलता है इतना, तो ठीक है। तो वही सीन है, आपको समझना होगा कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ एक तो डाउन आ रहा, प्लस कॉन कॉल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखना आप मेरे साथ हो क्या रहा था। अगर मैं देखता कि भाई आइसक्रीम बिजनेस इम्पैक्टेड है, क्यों इम्पैक्ट है, क्योंकि सीजनल बिजनेस है, यहाँ पर सीजन अच्छा नहीं रहा, तो आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता Q2 Q3 Q4 में बढ़िया रहता। लेकिन अच्छा लगता मुझे कि मतलब शायद तक बढ़िया रहता, मैं इन्वेस्टेड रहता इन द स्टॉक। बट हुआ क्या, अगर मैंने कॉन कॉल ज्वाइन करी, मैंने यूट्यूब पे कॉन कॉल सुना, और मैं भले ही 4 दिन बाद पढ़ूँ, अभी ट्रांसक्रिप्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ता, उसमें मैं देखता कि भाई मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि आने वाले क्वार्टरों की हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या पता कुछ मतलब उतना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ना आए, उन्होंने खुद ऐसा साफ साफ कहा है। तो फिर भाई क्या रीज़न है, मतलब मैं क्यों इन्वेस्टेड रहूँ आपके स्टॉक में, मेरे पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द FMCG स्पेस टू, मनोरमा बहुत बेटर चीज़ है, तो मैं वहाँ जाऊँगा ना। तो यही आपको दो चीज़ें जो मेनली याद रखना कि भाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखो, हाई टू लो है भाई, 30% था लास्ट ईयर, आज 15% है, क्यों हुआ, क्या इम्पैक्ट था, क्या ये मतलब ऐसा 15% का साल भर के लिए रहेगा या फिर ग्रोथ बाउंस बैक आएगा, ये पूछो कॉन कॉल में क्वेश्चन मैनेजमेंट से। दूसरा आपको ये देखना कि भाई कॉन कॉल में वो क्या कह रहा है, उसका मूड कैसा बन रहा है, इसमें तो पॉजिटिव उतना नहीं लगा मुझे, ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगा मैनेजमेंट, मैंने एग्जिट मारा स्टॉक, एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स आई थिंक कि आपने बहुत कुछ सीखा हो आज की वीडियो से, और प्लस जैसे स्क्रीनर को आज हमने यूज़ करके एनालिसिस करा, तो आई गेस इससे थोड़ा सा हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। मतलब आप मेरे को जरूर बताना DMs करके या कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आज का एनालिसिस। सो दैट्स ऑल फॉर दैट, इज साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।